हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे पूर्व हमने पहले भी टॉपिक पढ़े हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हमने पूरा पढ़ लिया। आज अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूँ कि पर्यावरण का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। पर्यावरण क्या वास्तव में मानव जीवन को प्रभावित करता है या नहीं करता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। या मानव से ही निर्मित पर्यावरण होता है या पर्यावरण से निर्मित मानव होता है, इन चीजों पे भी हम चर्चाएं करेंगे। बच्चों, अगर मैं बात करूं जो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करें, जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो आपका जो टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट की बात करूं, जल संरक्षण या कहे जल संवर्धन की बात करता हूं। बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं। इनका परिचय के लिए ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इन्हें जानते होंगे। साथ ही आपके जितने भी घर में, गांव में या अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी आपके रिश्तेदार रहते होंगे, शायद मैं समझता हूं कि सभी लोग इन्हें भली भांति ये परिचित होंगे इनसे। इनको पर्यावरणवादी भी कहा जाता है या पर्यावरण मैन भी नहीं कहा जाता है, जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपना वो खूबसूरत शहर का परित्याग कर दिया। जो बालक एक बड़ी खूबसूरत सिटी में रहता था, या कहें जो बालक शहर की वो चकाचौंध में रहता था, जहां का वो जीवन बहुत ज्यादा सुहाना होता है। मानते हैं कि पहाड़ों की अपेक्षा जो शहर का जो जीवन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पर आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका वहां पर खान पान सही होता है और आपको वहां पर ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, पैदल नहीं चलना पड़ता है, आपको वहां पर मेडिकल सुविधाएं अच्छी होती हैं, हर चीज वहां पर बेहतरीन होता है। अब इन तमाम सुविधाओं को का जो परित्याग जिन शख्सियत ने किया, वो शख्सियत आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो ऐसे शख्सियत को मैं नमन करता हूं, आप सभी को नमन करना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण को संरक्षण करेगा वो चाहे कोई भी हो, वो पूजनीय होता है। क्योंकि यदि पर्यावरण ना हो, हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने क्यों कहा आपसे, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आपके विद्यालय के, आप सभी जानते होंगे, जो हमारे विद्यालय के जो वरिष्ठ प्रवक्ता रसायन विज्ञान के श्री मोहन कांडपाल जी ने अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। जो मोहन सर हैं, इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली, वो तमाम इनकी जो प्रारंभिक तमाम शिक्षा रही, वो ग्रेजुएशन स्तर तक की सारी शिक्षाएं ये आपके कानपुर में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव था वो हमारे पहाड़ों के प्रति इनका झुकाव काफी रहा। मोहन सर बताते हैं कि इनके पिताजी या इनके दोस्त सभी लोग ये कहते थे कि अरे यार, तू कानपुर से पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा है, वहां क्या करेगा, वहां तो बस एक विद्यालय में तक सीमित रह जाएगा, तेरा जीवन बहुत ही कष्टदायक रहेगा और जीवन की वो जो आनंदपूर्ण जो जीवन होता है उस जीवन का भोग नहीं कर पाएगा। इन्होंने इन सभी सुखों का परित्याग करके 1990 का जो दशक था बच्चों, उस दशक में इन्होंने अपना झोला झंडी पकड़ी। ये कानपुर से आपके अल्मोड़ा जनपद के छोटा सा जो गांव है, जो कांडे में ये आके आ गए और फिर 1990 से 91 के मध्य जब इनका जो नियुक्ति हुई इनकी एज हमारे विद्यालय में रसायन प्रवक्ता के पद पर ये कार्यरत रहे।
इन्होंने विद्यालय में एक शिक्षक की भूमिका के साथ साथ ही बच्चों संपूर्ण रूप से जितना वक्त इन्होंने विद्यालय में आप लोगों को दिया होगा, जो पढ़ के गए होंगे, सब लोग जानते होंगे, उससे अधिक इन्होंने पर्यावरण के प्रति, गांव को संरक्षण करने के लिए, गांव को आबाद करने के लिए ये प्रयासरत रहे। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो इन्होंने ये हरा भरा जो तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही है, यह मोहन सर के द्वारा ही इस चीज को निर्मित किया गया। हमारे विद्यालय के चारों ओर का जो वातावरण आप देख रहे हो, हरा भरा, जो चाहे आप ऑफिस की तरफ का जो पीछे का जो एरिया है, जहाँ पर घने वृक्षों का या कहीं बांस के जो जंगल बना पड़ा है, या तमाम आगे पीछे अगर आप देखते हो फील्ड के नीचे भी, ये सारा जो वृक्षों का जो वृक्षारोपण किया गया, इनके माध्यम से ये तमाम चीजें की गई बच्चों। साथ ही इन्होंने, चाहे आप विद्यों का अगर बात करें तो ये इधर क्षेत्र में भी, अपने कांडे के क्षेत्र में भी, और साथ ही आप ये जो मुन्ने की ढाई वो जो बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने काफी बांज के वृक्षों को लगाया। बांज का वृक्ष इसलिए इन्होंने लगाया क्योंकि ये जानते थे कि आने वाला समय में हमारे जो गांव के सीमांत क्षेत्र के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पानी की समस्या से जूझेंगे। तो बांज का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो पानी को संरक्षित करने में मददगार साबित होता है। इसलिए जितना अधिक तुम बांज के पेड़ लगाओगे, उतना क्षेत्र आपका हरा भरा, या कहें पानी की प्रचुर मात्रा वहां पर बरकरार रहेगी। देखिए, जब ये 1990 से 91 के मध्य में इनके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र बहुत बेहतरीन कार्य किया गया, चाहे आप मंगल दल की बात करें या महिला संगठनों को इन्होंने बहुत ज्यादा जागरूक किया। साथ ही गांव घरों में अलग अलग तरीके से इनके द्वारा अभियान चलाए गए। अभियान चलाने के बाद इन्होंने देखा कि भैया कहीं ना कहीं इसका परिणाम हमें सकारात्मक दिख रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे कार्य को करता है तो उसके पीछे 10 ऐसे आदमी खड़े हो जाते हैं जो कार्य कर रहा है उसकी क्रिटिसाइज करने, उसकी क्या कर रहे हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। शायद इन्होंने भी ऐसा दंश झेला। मोहन सर बताते हैं काफी क्रिटिसाइज इन्होंने भी झेला कि भैया ये फलाना फलाना ऐसा कर, मगर ये अपने जो लक्ष्य था इस लक्ष्य से नहीं भटके। आज यदि उस समय ये अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जो आज चारों तरफ आप ये देख रहे हो, जो स्कूल का वातावरण या अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने, स्कूल का ही नहीं अपितु संपूर्ण जगह इन्होंने बेहतरीन वर्क किया, अपना पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दिया। वर्तमान समय में भी ये निरंतर, चाहे स्कूल के बच्चों के माध्यम से हो, या गांव के मंगल दल हो, या फिर युवा मंगल दल हो, या फिर ग्राम सभाओं के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, या फिर जिला स्तर की बात करें, या फिर पर्यावरण से संबंधित जो इवेंट होते हैं, हर इवेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बातों को मुखर होकर ये रखते हैं। देखिए, हर व्यक्ति में वो क्वालिटी नहीं होती जो अपनी बातों को रख सके, मगर मोहन सर ने इस चीज को समझा और आज कहीं ना कहीं वो भारत के पर्यावरण संरक्षणों में भी अपना स्थान बना रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर वो चाहे ऑनलाइन समीक्षा हो या फिर ऑफलाइन समीक्षा हो, तो हर जगह अपना पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, मोहन सर से मैं काफी ज्यादा प्रभावित इसलिए हुआ, जब मैं विद्यालय में आया तो इनके कार्यों के बारे में सुना और इनके द्वारा जो किताबें छपी हैं उनका अध्ययन करा। बच्चों, आप लोग जब आपका खाली पीरियड होता है तो मोहन सर के पास जाइएगा, उनसे किताब मांगिएगा कि सर आपके द्वारा जो किताबें छापी गई हैं हमें भी दीजिए, हम भी पढ़ें, क्या पता हमारा भी जीवन में उद्धार हो सके, क्या पता हम भी पर्यावरण के प्रति अपना जो कर्तव्य है उनका निर्वाह कर सके। तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि जाइएगा उनके पास और उस चीज का ज्ञान लीजिएगा। जब मुझे समय मिलता है तो मैं उनके साथ बैठता हूँ तो डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से क्या होता है, हमें कुछ चीजें पता चलती, जो चीजें मुझे नहीं पता है वो मोहन सर से ग्रहण करता हूँ। देखिए बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ टीचर से हमेशा बच्चे को फायदा लेना चाहिए, अपना हित सोचना चाहिए, अधिक से अधिक फायदा लेना चाहिए। मैं भी कहीं ना कहीं एक स्वार्थ भी कहो या कुछ भी कहो, मैं अपने स्वार्थ के लिए भी जाता हूँ। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमने वो चीज मोहन सर से धारण करी। अब बात करता हूँ दोस्तों, मोहन सर जो आजकल जो जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, वो पानी वो
के अभियान के द्वारा ये जल को संरक्षण करने का क्या करें, मुहिम इन्होंने छोड़ा। पानी बो और पानी उगाओ, इनके द्वारा ये नारा दिया गया है। तो इस नारे को ये क्या कर रहे हैं, जन जन तक ले जा रहे हैं। इनके द्वारा बहुत ढेर सारी चीज़ों को ये किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें मोहन सर के माध्यम से की गई हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब प्रत्यक्ष तौर पर मैं मोहन सर का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, पुराने समय में मोहन सर क्या कहते हैं, मैं मोहन सर की कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। पुराने समय में से ही समाज में या गाँव कस्बों में या शहरों में अपने अपने जल संरक्षण के क्या थे, पहले बेहतरीन तरीके हुआ करते थे। ये शब्द जो मेरे हैं, ये मेरे नहीं है बच्चों, मैंने ये पढ़े तो मैं वो शब्द आपके समक्ष रखूं। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम बात करें, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए खेतों में खालों का निर्माण किया जाता था और तालाबों का निर्माण किया जाता था, और जो बंजर भूमि थी उसको जोता जाता था। और खालों का निर्माण इन्हीं तरीकों में से सबसे कहीं ना कहीं जो आज जो हम कहेंगे चाल खाल जो बने हैं, जैसे खाल की बात करें या ताव की बात करें या तालाब की बात, या तलिया कहते हैं या कहें उसको जलाशय के रूप में, आदि नामों से आज क्या करते हैं, हम इसको जानते हैं। अब बरसात के दिनों में क्या होता है बच्चों, पहाड़ों से क्या होता है, अब देखिए मैं मोहन सर का पहले ये वीडियो चला देता हूँ, इसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने जो कहा कि बरसात के दिनों में जो पहाड़ों से जो रेंगता हुआ जो पानी है वो आकर एक जगह एकत्रित होता है, वो किस प्रकार से एकत्रित होता है ये देखिए। पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको समझते हैं। देखिए मोहन सर का। ऐसे ले आते हैं, पत्थर में ऐसे लगाते हैं। ये एक छोटा सा पानी का स्रोत के पानी को जो है ये लोग एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि जो गाय बछिया जो है जंगल में आए चरने के लिए, उसके बाद उनको यहाँ पर पानी मिल जाए पीने के लिए। क्योंकि ये पानी जो है स्रोत का है, वर्तमान में जो ऊपर के खाओं से धीरे धीरे रिस करके आ रहा है। तो इनका प्रयास है कि इसको, क्योंकि जो बच्चों को मालूम है यहाँ पर किस प्रकार से आती हैं गाय, कि गांव के बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये इनकी गाय आती हैं, तो इनको इससे सुविधा हो जाती है कि आकर के गाय इस पानी इसमें पी सकें, है ना। यही तो उद्देश्य होगा। हाँ। इसको जैसा मैंने बताया कि इसमें यहाँ तक का ये पानी जो है बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, और ये स्रोत का है। उसके ऊपर जो है बहुत सारे तालाब बने, उससे ये निकल रहा है, और धीरे धीरे ये रिस रहा है। इसी के थोड़ा सा दूर जाने पर, लगभग 10 मीटर और दूर जाने पर ये नाली जो है एकदम सूख जाएगी। देखिएगा आप, ये पानी यहीं निकलेगा बस। ये ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है उससे हो रहा है, ये ज़मीन के अंदर जा चुका है पानी, और यहाँ से ये जो है बस यहीं तक है ये। इसके बाद ये पानी जो है आगे को जो है सूख चुका है। देखिए उसी नाली में, यहाँ से ये आगे नहीं मिलेगा अब, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, ये आगे को सूख गया है। और उसके बाद इधर को जो है ये फिर आता है। यही पहाड़ में पानी उगाओ अभियान है, यहाँ पानी उग रहा है। ये इसका एक उदाहरण है जो धीरे धीरे इससे भरा है, और इसमें भी काफ़ी पानी जमा हुआ है। देखिए ये खाल
पूरा भर गया है लगभग। थोड़ी देर पहले ये इतनी ऊंचाई तक भर गया था, जो इसमें वो दिख रहे हैं, बाउंड्री दिख रही है, काला काला दिख रहा है, वो पूरा का पूरा भर गया था। और अब जो है उसके बाद इसमें ये नाली जो है बनाई गई है और इससे यहाँ पर आउटलेट छोड़ा गया है, जिससे पानी ज़्यादा हो जाए तो इधर से निकल जाए इस पहाड़ी से। है ये दोनों तरफ नाली कटी हुई लंबी, जिससे बड़े क्षेत्र का पानी इसमें आ सके, ये किया गया है इसमें पानी के लिए, कि पानी जमा हो, इसको कहीं बोया जाए और ये जो है निकले। ये ठीक चंथरिया दोरहाट के पास जो बगल का जंगल दिख रहा है वो चंथरिया है। चंथरिया का जंगल है, सरकारी है, रिजर्व फॉरेस्ट है। इसके इधर को ये ग्राम कोला की ज़मीन है, जिसमें आपको साफ दिख रहा है। एक खाव यहाँ है, एक खाव वो नीचे दिख रहा है लगभग थोड़ी सी दूरी पर। ये जगह जगह बना दिए गए हैं, जिससे कि पानी जो ऊपर आए बरसे वो सीधे ज़मीन के इस खाव में चला जाए और ये ज़मीन के अंदर बो दिया जाए, जो कहीं न कहीं निकले। ये बिठोली के मुनिया का जंगल, ठीक है। तो इस मुनिया के जंगल में हमने 1992 में सारा ये बांज के पेड़ लगवाए, तब इस जंगल में। उस वक्त गांव वाले कुछ चीड़ के पेड़ थे, इसमें चीड़ के पेड़ लगा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो हैं इसमें बांज के जंगल लगाओ, बांज के पेड़ लगाओ। तो तब नगारधन की नर्सरी थी, उसी वक्त हमने अपने कॉलेज में भी जंगल बनाया था, उसी वक्त ये बांज के जंगल भी बनाए थे। उसके ऊपर की तरफ को फिर महिला मंगल दल ने रणा से पेड़ ला के लगाए। रणा की नर्सरी थी एक, हम लोग ने महिला मंगल दल रणा ने बनाई थी, वहाँ बनवाई थी हम लोग ने, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पेड़ लगाए हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे खाव बना रखे हैं पानी के लिए। और वही कारण है कि बिठोली के भी कुछ नौलों में, सीम का नौला या कांडे का धार, नौड़ा धारा, उन सब में आज भी पानी क्या है। जब तुम इधर से जाते हो तो कोड़ा के ऊपर भी बांज के पेड़ लगे, वो रणा की नर्सरी से ला करके वहाँ कोड़ा की महिला मंगल दल ने लगाए। तो पहले जो है 1990 में यहाँ पर चीड़ नहीं, बांज नहीं लगाते थे लोग। धीरे 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 क्या हुआ कि लोग इसमें धीरे धीरे बांज के फॉरेस्ट जो है बनाने लगे। अब हम लोग ने एक अभियान चलाया कि चीड़ ही नहीं, चौड़ी पत्तीदार वृक्षों को लगाओ। तो तुमको अब गांव-गांव में जो संध्या केंद्र में बच्चे पढ़ते थे उन्होंने भी लगाए, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनको दिए, उन्होंने भी लगाए, और साथ साथ में महिलाओं ने बहुत सारे पेड़ बांज के लगाए, जिसके कारण अब तुमको बहुत सारा बांज दिखता है। और वो बांज सारा 30 साल से छोटा दिखेगा तुमको, 30 साल से छोटा दिखेगा। इसके कारण कि एक पहल चलाई गई थी, उस पहल करी गई थी। अब तो खुद लोग स्वतः ही बहुत सारे बांज पेड़ लगा रहे हैं। अब तो फॉरेस्ट वालों पर भी दबाव है कि आप बांज लगाएं। इस बार इसमें काफ़ी बांज लगाए, ये इसमें खास बात है। देखिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मोहन सर ने इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए, पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो पहाड़ों से रहता हुआ जो पानी है, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से चाल खालों का निर्माण किया। आज जो चाल खाल है वो किस प्रकार से भरे पड़े हैं आप देख पा रहे होंगे। अब ये क्या कहते हैं, जो पहाड़ों से पानी यहाँ पर आकर एकत्र होता है और फिर से ये पानी क्या होता है, भूमिगत वाटर के रूप में जमीन के अंदर ये चला जाता है, जिससे क्या क्या होता है, जो हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो उसका वो जो स्तर होता है वो भरपूर मात्रा में भर जाता है। और कहीं कहीं गाँव के नाम पर ये कहते हैं मोहन सर, ये कहते हैं कि कहीं कहीं ऐसे गाँव हैं जहाँ के नाम पर, जहाँ के जो खाल है, चाल खाल बने, उनके नाम से भी उन गांव का नाम रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे खाल थे या तालाब थे, उनके जलाशय थे, तो उनके नाम से अलग अलग क्या है ये नाम रखे गए हैं। अगर बात करूँ बच्चों, जो ये नाम रखे गए हैं, तो आप देखोगे जो खाल होते हैं, जिसे हम जलाशय कहते हैं, भूमि का जो स्तर, जो जल स्तर होता है, उसमें वृद्धि करने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। और इन्हीं कारणों से अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में जल की उपयोगिता, जैसे नौले हो गए, धारे हो गए, वर्ष भर ये क्या होते हैं, पानी देने में सक्षम होते हैं। वर्ष भर पानी लगातार धारों के माध्यम से चलता है। नौले में लगातार वर्षा नहीं होती तो भी पानी भरा रहता है। ये इसलिए भरा रहता है क्योंकि ये चाल खालों का जो निर्माण कर रहे हैं ना सर, तो उसकी वजह से ये भर रहे हैं। ये शब्द मेरे नहीं, ये सर के हैं, और वास्तव में वो चीज़ हो भी रही है। यही जलाशय पशुओं की प्यास बुझाते हैं और क्या बोलते हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं। और नियमित रूप से अगर इनकी सफाई की जाए ना, सफाई की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब
सफाई की अगर हम किसी खाल की अगर हम बात करें, अगर उसकी सफाई ना हो तो वो उसकी जो नीचे वाली जो परत होती है वो एकदम क्या होती है, सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जमीन के नीचे ना जाते हुए वो एक ठहराव होता है, वो जब ओवरफ्लो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। इनकी रखरखाव करने की जो परंपरा थी कहीं ना कहीं अब समाप्त कर दी गई। अधिकांश जो चाल खाल है अब कहीं ना कहीं फट चुके हैं या कट चुके हैं या टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं ये मैदान होते हैं जो मैदानों में तब्दील हो गए। जो बड़े बड़े खाल होते थे वो अब वो मोहन सर कहते हैं कि जो खाल होते थे अब वहाँ पर उनको या तो बंद कर दिया गया है, या तो वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड बन गया है, या कहीं खेल के मैदान बन गया, या कहें उन चीज़ों में तब्दील हो चुके हैं। और पलायन के कारण क्या हुआ, जब गाँव से लोग जब इधर से उधर जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बंजर भूमि है वो पूर्ण तरह से, जो हमारी जो कृषि भूमि थी वो बंजर भूमि हो चुकी है। आज जो हमारी उपजाऊ भूमि थी ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं उन खेतों में पानी की अपेक्षा से उनमें रिसाव नहीं हो पाता है। वो उनका जो वो होता है पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि जब एक जगह पर बहुत ढेर सारी घास उग जाती है तो बारिश हुई तो बारिश को जमीन के अंदर न जाती वो पानी बह जाता है। अगर उस खेत में हल जोता जाता है तो पानी होता है, तो जो मिट्टी होती है बुलबुली होती है वो पानी सीधे जमीन के अंदर चला जाता है, और जिससे हमारे खेत को जोतना आसान हो जाता है। और साथ ही उसमें खेती होती है, तमाम चीजें होती है, ये तमाम चीजें होती हैं। ये एक तकनीक थी। अब पुरानी व्यवस्था कृषि के साथ साथ जल का संचय करने में शायद कहीं ना कहीं ये होती है बच्चों। और परंपरा और अवसर की अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण से ये हमें हमेशा जुड़ी हुई होती हैं। और जल की पूर्ति के लिए जो परंपरागत जो तरीके थे ना समाज में, वो उस ढांचे को जोड़ते हुए, और साथ ही जो बाहरी हस्तक्षेप है, जो कोई बाहर से आता है, जैसे मशीन चला दी या कहीं बुलडोजर चला दिया, या वो तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और साथ ही जो हमारी जो पहली जो परंपराएं थी कहीं ना कहीं वो परंपराएं टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी हमें नहीं मिल पा। अब एक ऐसा दौर आएगा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी परंपराओं कि अगर हम बात करें तो प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण का ज्ञान उनको देना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर आज की बात करूं तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। जो हमारा जो पुराना अनुभव था, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन अनुभवों को कहीं ना कहीं हम भूलते हुए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या होगा, उत्तराखंड के जो क्षेत्र है दोराहाट में मोहन कांडपाल सर द्वारा पानी उगाओ का अभियान जो ये था ना, जागरूकता का फैलाने के लिए ये लगातार ये कर रहे हैं। और साथ ही खाल बनाते हुए जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम चाल खाल ये बना रहे हैं। और साथ ही जो खाल है उसमें उनको बनाकर जो वर्षा का जो पानी है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। उन पानी को जब इकट्ठा किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जब पानी तालाब भरेगा तो पानी जमीन के अंदर जाएगा, जिससे कि भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा और जो हमारे नौले हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे, जगह जगह पे शीर फूटनी शुरू हो जाएगी। और उनका मोहन सर का मानना है कि जल की समस्या का समाधान पानी बोना, जैसे पानी आप कहोगे पानी कैसे पानी इसलिए बोया जाता है जहाँ पर हम एक गड्ढा बनाएंगे, बारिश का पानी वो गड्ढे में जाएगा तो वो पानी जमीन के अंदर जाएगा। हम इसका मतलब है जब जमीन के अंदर जाता है हम उस पानी को बो रहे हैं, तभी पानी के जो जल स्रोत है उनको हम क्या पाएंगे, उगा पाएंगे। और उगाने का मतलब है कि उनको रिचार्ज कर पाएंगे। और नदियाँ और जो 12 मासा जो बहती रहती हैं उनको भी हमें संरक्षण करने की जरूरत है। और जो हमें प्रकृति संसाधनों की जो समस्या हमारे सामने आ रही है उनमें स्थानीय रूप से उनको नियमित रूप से उनमें रखरखाव करना चाहिए। संस्कृति जो हमारी विलुप्त हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं उसको संरक्षण करने का हमारा काम होना चाहिए सभी की। और ये चीज जो समस्या है पानी की वो दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है। आज हम पानी के लिए नलों से जल को प्राप्त करें इस पे ही निर्भर है कि भैया आज हमने नल खोला, आज आप बाथरूम में गए, बाथरूम का नल खोला तो वहां से तुमने कहा पानी चाहिए, अब किचन में गए नीचे में हाथ धोए। तो ये थोड़ा देख लो कि हमारा जो पानी है, हमें पहले हम नौले से पानी भर के लाते थे या खाल से पानी लाते थे, धारे से पानी लाते, अब वो चीजें क्या हो रहा है वो छूटती जा रही है। और हम तमाम जो आज जो जल पर निर्भर है वो उसी पे क्या हो गया, नल पे हम निर्भर हो गए, जिसमें अनेक ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं नदियों से पानी को लाया जा रहा है। जैसे बड़ी बड़ी नदियों से मोटर के माध्यम से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों के घर में पानी आए। और बड़ी बड़ी योजनाओं से पानी लाया जा रहा है। और पाइपलाइन के आने के बाद जो जलाशय थे ना हमारे, जो अब देखिए आपके घर में अगर नल में पानी आ रहा है, जो आपके अगल बगल जो नौले थे ना, वो अगर आप वहां से पानी नहीं लाओगे, उनका रखरखाव नहीं करोगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, सूखते हुए जाएंगे। एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके वो तमाम नौले क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और पाइपलाइन आने के बाद जो हुआ रखरखाव की वजह से क्या हो गया, इनमें
कुछ भी पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। साथ ही अगर बात करूँ बच्चों, तो इसके लिए मोहन कांडपाल बहुत ज़्यादा लगनशील हो रहे हैं और कहें उसके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप तमाम जो चीज़ें मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो मोहन सर द्वारा किए जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। मोहन सर कितना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, इसकी हमें सराहना करनी चाहिए और हमें इनके द्वारा जो अभियान चलाया गया है कहीं ना कहीं उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि सर आप ये कार्य करो, हम आपके साथ हैं। जिस दिन हम लोग ऐसा सोच लेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस जो मोहन सर ने जो सपना देखा, एक सपना उन्हीं का ही नहीं है, ये सपना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि पानी का संरक्षण हमें करना चाहिए। अब पानी का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए? खाद बनानी चाहिए, पानी बारिश के पानी को इकट्ठा करें, गड्ढा खोद के, और क्या बोलते हैं हमें कहीं पर बड़ी बड़ी टैंकियां बना देनी चाहिए और ऐसे पेड़ पौधों को लगाने चाहिए जो पानी को अवशोषित करके ज़मीन के अंतर्गत करते हैं। और क्या बोलते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमें कचरा नदियों में नहीं डालना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बड़े स्तर से नहीं होती हैं। जब छोटे छोटे प्रयास जब हम करेंगे तब कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। निश्चित रूप में आने वाले समय में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें बदलाव देखने को मिलेगा। अब मोहन सर के द्वारा जो तमाम चीज़ें देख रहे हो ना पीछे, तो ये सारा बदलाव तो है। अगर ये चीज़ें नहीं करते क्या ये बदलाव मुमकिन था? नहीं था ना। आज गांव घरों में देखिए मोहन सर ने किस प्रकार से हरे भरे ये चाल खाल देख रहे होंगे, इन चाल खालों को किस प्रकार से उन्होंने नियमित रूप से अपना समय दिया। समय जब देता है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं इनके जो अथक प्रयास हैं, पेपरों के माध्यम से अलग अलग कटिंग आपको मैं दिखाऊंगा, ये तमाम चीज़ें इनके द्वारा किए गए हैं और पर्यावरण के प्रति ये बहुत ज़्यादा जुझारू हैं। आप देखिए, अगर इनको खाने को नहीं मिलेगा ना चलेगा, मगर इनको पानी के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। देखिए कोरोना काल में इनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा विकट होने वाला है, क्योंकि हमारे धीरे धीरे जो पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? यहाँ क्योंकि वो चीज़ें प्राप्त साधन उपलब्ध नहीं, हमें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, मेडिकल के लिए संघर्ष करना है, शिक्षा के लिए संघर्ष करना। कहीं ना कहीं इसका जो प्रमुख कारण है कहीं ना कहीं जल है। आज हम इतने बड़े सुरेखित क्षेत्र में रहते हैं तो देखिए इतने लोग रहते हैं, मगर पानी की क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है, कहें विकट है, क्योंकि यहाँ पर उतने प्राकृतिक स्रोत है ही नहीं जहाँ से हम पानी का संरक्षण करके उसको लोगों तक पहुँचा पाएँ। हम तो सिर्फ जो नदियों के माध्यम से जो पानी खींचा जा रहा है हम उसी पर निर्भर हैं। तो आई होप मैं समझूंगा कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो एक वीडियो हम ऐसे बनाएंगे जिसमें मोहन सर प्रत्यक्ष तौर पर आप लोगों को बोलेंगे, बताएंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और हम एक ऐसा अभियान भी लाएंगे, एक ऐसा यात्रा करेंगे या कहें ऐसा पिकनिक स्पॉट की तरह जाएंगे जहाँ पर पानी से रिलेटेड हम उस पर चर्चाएँ करेंगे, तमाम चीज़ें वो देखेंगे। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जैसे पानी के संरक्षण के उपाय क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मोहन सर के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ना बच्चों, वो क्या है। देखिए भारत में जल संकट की अगर हम प्रमुख बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि की है। जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका सबसे बड़ा ये क्या है फ्लो या कहें सबसे बड़ा जो समस्या यही है। और इस तीव्र गति से जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, तो इस जनसंख्या को जब तक नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो सोच के चलिए कि एक व्यक्ति को एक दिन का 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। और जल का संरक्षण करने के लिए, वनों के संरक्षण की और उनको समृद्ध बनाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। और जिनमें जो जल स्रोत है, जल स्रोत को प्रतिकूल करना पड़ेगा, उनको रिचार्ज करना पड़ेगा, उन पर पानी लाना पड़ेगा और योजना बनानी होगी। योजनाबद्ध तरीके से हमें क्या होगा, वनों के क्षेत्रों का विस्तार करना होगा, वनों को ऐसे पेड़ पौधे लगाना होंगे जो चौड़े पेड़ पौधे, और वनों का प्रतिशत हमें बढ़ाना होगा। वनों का दोहन नहीं करना चाहिए, वनों को हम अधिक से अधिक लगाएं, ऐसे पेड़ लगाएं जो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। और जल संरक्षण की अगर बात करूँ तो उसको विस्तृत जानकारी हमें पहले देने होगी, प्राथमिक स्तर से देनी होगी, लोगों को समझाना होगा। तो प्राथमिक स्तर गांव से लेकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर बड़े बड़े जो विद्यालय हैं जैसे इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, तमाम विश्वविद्यालय, वहाँ तक ये जानकारी देनी चाहिए। जानकारी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि आप ही लोग आने वाला कल हो, तो इसलिए आप लोगों को यदि जानकारी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि
जो कॉन्सेप्ट मोहन सर कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सफल होगा। तो जल संकट के समय लोगों को जल संकट से संबंधित हमें रूबरू कराना चाहिए। और भारत में जो सिंचाई की जो व्यवस्था है ना बच्चों, वो बहुत अधिक क्या है कुशल इसको माना जाता है। पहले से हमारा जो देश था ना वो मानसून पर निर्भर था। जब मानसून आता था उसकी वजह से क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी। आज वो जो मानसून है ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अपना जो चीज़ें समय से होती हैं वो समय से नहीं हो रही हैं। अब प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल चुकी है। तो तालाबों के माध्यम से कुओं की मरम्मत हमें करनी होगी। यदि हमने तालाबों और कुओं की मरम्मत करी तो ये लेके चलिए कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। और देखिए हमें ऐसे क्षेत्रों से तालाब लगे, देखिए हमें ऐसे जो वनों के जो क्षेत्र हैं वहाँ से ऐसे तालाबों और नदियों में मिट्टी को जमा करना चाहिए, जिससे कि जो पानी बहुत कम मात्रा में क्या होगा वेस्ट हो और पानी पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो सके। और जो वन विहीन जो क्षेत्र है जहाँ पर वन बिल्कुल भी नहीं है, हम उस क्षेत्र में हमें वन लगाना चाहिए और भूमि का कटाव रोकना चाहिए। और जो किसी न किसी रूप में नाले या नदियों में से उनको जोड़ा जाए, जिससे कि नदियां भी हमारे पूरी तरीके से क्या है इजाद हो सके। और नदियां किसी जलाशय या झील से संबंधित होती हैं, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए। इन नदियों में द्वारा लगाए गए जो भूमि क्षतिग्रस्त होते हैं, जो तमाम चीज़ों को हमने संरक्षित करने अलग अलग हमारे क्या है उपाय। अब उपाय की अगर हम बात करें तो कार्य आयोजना के आधार पर हम बात करें, विस्तृत रूप पे हमें इसमें कार्य करना होगा, सभी को जागरूक करना होगा। कहीं ना कहीं मोहन सर इसको में लगनशील है या प्रयत्नशील है, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा कि मोहन सर कितना योगदान देते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऐसे गुरुओं को सत नमन है मेरा कि आपने अपना जीवन पर्यावरण के क्षेत्र में, ऐसे हमारे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चिपको वुमन के नाम से जानी जाती हैं। तो ऐसे महापुरुषों ने, सकलानी जी हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति ही अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया। अंततः मृत्यु भी उनके पर्यावरण के क्षेत्र में ही हुई। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये लोग जो कार्य कर जाते हैं, आने वाला जो पीढ़ी होती है वो इस चीज़ को याद रखती है कि हाँ फलाने व्यक्ति ने उस फलाने क्षेत्र में, मोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसने उस क्षेत्र में ऐसा कार्य करा। आज भले ही हम लोगों की क्रिटिसाइज सहेंगे, मगर आने वाली जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं उनके इस बलिदान को या जो इन्होंने जो अथक प्रयास किया, कहीं ना कहीं वो आने वाले समय उसको याद करेगा। इतना निश्चित रूप से लिख के ले लीजिए बच्चे। आज हमें पानी मिल रहा है इसलिए हम उसकी अहमियत को नहीं समझ। आने वाले उस दशक के बारे में कल्पना करो जब पृथ्वी से संपूर्ण रूप से जो मीठे पानी का जो स्रोत है वो संपूर्ण रूप से जब सूख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कहोगे कि हाँ फलाना व्यक्ति ने वो सही बात करता था। अगर हमने वो बात सही समय पे मान ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमें ये गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ता। जब जल की समस्या अगर विकट हो जाएगी ना, ऐसा समय आएगा जब हम गाँव को भी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें किस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जीवन में, और उन चीज़ में अपना जीवन को समर्पित भी करना चाहिए। तो आज से सभी बच्चे ये प्रण लें कि हमें पर्यावरण के क्षेत्र में जो एक नारा है सभी लोग कहेंगे, एक नारा को सभी बच्चे बोलेंगे, पानी बो और पानी उगाओ। ये नारा हमेशा ध्यान में रखिएगा, सबको इस बारे में बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय